हाँ, देखा जाए क्या होता है। एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे करने जा रहे हैं आज। बहुत सारे लोग वीडियो पढ़ते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ज़रा सोचिए, मैं आप लोगों की प्रोग्रेस के लिए डेली वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे आप ऊंचाइयाँ छुए, और आप मुझे प्रमोट करने के लिए एक लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जब लाइक और सब्सक्राइब होता है तो एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है, वो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करता है। तो आप लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और खुद मत पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए कि मिश्रा क्लासेस यूट्यूब पर जो चैनल है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट, इनके सारे सब्जेक्ट के लेक्चर, प्रत्येक चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर डाले जा रहे हैं। और आप पढ़िए, और पढ़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आप अपनी मंजिल को आसानी से हिट करोगे। तो इसी के साथ में आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट तो कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। आज हम 11 पे पढ़ाने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पहली बात देखा जाए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाने के पहले अगर तुमसे पूछा जाता है टर्म टिश्यू किसने दिया था, तो पहला पॉइंट क्या है? टर्म टिश्यू। ये टर्म टिश्यू की बात की जाए, टिश्यू किसने दिया था? टर्म टिश्यू तो बिचिट ने दिया था, BICHAT। बिचिट एक साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? टिश्यू टर्म दिया था। दूसरा पॉइंट देखा जाए, स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर जो हम स्टडी ऑफ टिश्यू की बात करें, टिश्यू की बात करते हैं तो किसके अंतर्गत की जाती है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू की स्टडी करते हैं। अगर तुमसे पूछा जाता है टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था, तो टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट है मेयर। ये मेयर ने टर्म हिस्टोलॉजी दिया था। अगर तुमसे पूछा जाए फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन से हैं, चौथा पॉइंट फाउंडर। ये फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करें, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो कौन से? मार्सेलो मैलपिगी हैं। कौन से हैं? मार्सेलो मैलपिगी। ये मार्सेलो मैलपिगी हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। तो पांचवा पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ। ये है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ये प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी कहलाती है। एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद में देखा जाए, छठा पॉइंट अभी समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या बनी थी? सेल मिल करके क्या बनाई? टिश्यू बनाई। और टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और टिश्यू सिस्टम मिल करके क्या बनाते हैं? ये आर्गन बनाते हैं। और आर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम। ये बनाते हैं आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये मिल करके क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। खैर, अब देखा जाए डिटेल, अपन देखें क्या कह रहे हैं। ये जनरल चीज़ें बताया है तुमको और पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले टिश्यू की बात देखी जाए, क्या होते हैं टिश्यू।
सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो मेरी समझ से टिश्यू की डेफिनेशन समझ गए होंगे। सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू टर्म किसने यूज़ किया था? बेचेट ने किया था। किसने यूज़ किया था? बेचेट ने यूज़ किया था। अगर तुमसे पूछा जाए साइंस की कौन सी ब्रांच ऐसी है जिसके अंतर्गत टिश्यू की स्टडी की जाती है, तो हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू की स्टडी साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। और अगर तुमसे पूछा जाता है टर्म हिस्टोलॉजी किसने यूज़ किया था, तो आंसर होगा मेयर ने यूज़ किया था। और नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी की फाउंडर कौन है? स्थापना किसने की थी? तो मार्सेलो मालपिघी फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। और नेक्स्ट, ये तुम सारे पॉइंट तुमसे पूछे जा सकते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, किसी के भी बॉडी के अंदर के ऑर्गन की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या बनी? सेल। और सेल मैंने बताया है ऐसी सेल्स का ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ऐसे सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो सेल मिल करके क्या बनाती है? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनाता है। और जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो आर्गन बनता है। और जब बहुत सारे आर्गन आपस में मिल जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे आर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले क्या बनी? सेल, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर आर्गन सिस्टम, प्लस फिर बॉडी। इस प्रकार से एक सीक्वेंस होता है। आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो मेरी समझ से ये बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। आगे देखा जाए क्या होता है, तो टिश्यू की डेफिनेशन भी नोट कर लेना। द टिश्यू की डेफिनेशन नोट करिए। A tissue is a group of cell. A tissue is a group of cell having a common origin, and usually performing a common function. Heading दीजिए types of tissue. प्लांटों में टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो प्लांटों के अंदर अगर जो हम टिश्यू की बात करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो यहाँ पर मैंने नोट किया टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू की बात करिए तो ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? देखा जाए कौन सा। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। कौन सा है? यह है परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के टिश्यू। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखिए क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफाइंड हम कैसे करें? तो सेल्स का ऐसी सेल्स का ग्रुप जो या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीजन की पावर पाई जाती है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मैंने क्या बताया? फिर से सुनिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी सेल्स का ग्रुप जो या तो डिवाइड हो रहा होता है या डिवाइड होने वाला होता है या उनमें डिवीजन की पावर पाई जाती है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली कहाँ पर पाया जाता है?
रूट और स्टेम के टॉप पर पाया जाता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रूट और स्टेम की लेंथ के लिए जिम्मेदार होता है, लंबाई में बढ़ते हैं प्लांट, स्टेम और रूट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नोट करिए, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली restricted to specialized of active cell division called meristem नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं? दीज आर 3 टाइप। ये कौन से होते हैं? दीज आर 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होता है। पहला कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ पर पाया जाता है? रूट और स्टेम के टॉप पर पाया जाता है और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती है तो रूट और स्टेम लंबाई में बढ़ता है। तो जरा नोट कर लेना इसमें, द मेरिस्टेम विच अकर्स एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट्स, ये रूट और शूट्स के टिप पर पाया जाता है, and produce primary tissue are called apical meristem। दूसरा कौन सा होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा कौन सा है? यह है इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टेम्स। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करिए, ये क्या होता है? परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है। ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप जो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी प्लांट की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। तो नोट करिए, द मेरिस्टेम विच अकर्स between mature tissue is called intercalary meristem। दूसरा पॉइंट, they occurs in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores। जो घास चरने वाले जानवर होते हैं जो घास को चर डालते हैं, तो जो रिमूविंग पार्ट हो गए हैं उनको रीजनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी स्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। Both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem। नंबर तीसरा, थर्ड कौन सा है? सेकेंडरी। यह सेकेंडरी या इसी को क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ये कहाँ पर पाया जाता है? वुडी प्लांटों के लेटरल साइड में पाया जाता है, साइड में पाया जाता है। और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो प्लांट मोटाई में बढ़ता है, मतलब डायमीटर बढ़ता है। ये दोनों जो है इनकी जब सेल्स डिवाइड होती हैं तो प्लांट की लंबाई बढ़ती है, लेकिन इनकी जब सेल डिवाइड होती हैं तो प्लांट ग्रिप में बढ़ता है, डायमीटर बढ़ता है, मतलब प्लांट मोटाई में बढ़ता है। तो नोट कर लेना, सेकेंडरी मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द mature region of roots
mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis, WOODY axis, OD एक्सेस मतलब ऐसा रूट और स्टेम जिसमें लकड़ी पाई जाती है, एंड अपियर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टीम, और ये प्राइमरी मेरिस्टीम के बाद में बनता है, इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टीम। These meristem responsible for growth of plant, that is increased diameter of plant, इससे क्या होता है, प्लांट का डायमीटर बढ़ता है। एग्जाम्पल नोट कर लेना, वैस्कुलर कैम्बियम, interfascicular cambium, कार कैम्बियम। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लेना, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टीम। ये कैसा है, एक सिलेंड्रिकल मेरिस्टीम है। कैसा है, एक सिलेंड्रिकल मेरिस्टीम है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम से भी तुम्हें बताने का प्रयास करेंगे। ये तीनों कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सूट एपेक्स ये है, मान लेते हैं ये सूट एपेक्स है। इस प्रकार से ये सूट एक एपेक्स मैंने बना दिया। इसे क्या कहते हैं, यहाँ जो ये वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टीम कहते हैं। ये वाला पार्ट एपिकल मेरिस्टीम कहलाता है। ये वाला पार्ट एपिकल मेरिस्टीम कहलाता है। ये इसकी सूट की ब्रांचें हैं, ये हम ब्रांचें बना दे रहे हैं। और जहाँ पर लाइनें नहीं हैं इसका मतलब वहाँ का पार्ट कैसा है, परमानेंट है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इस प्रकार से ये इंटरकैलरी मेरिस्टीम पाया जाता है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टीम है। और एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की डायमीटर को बढ़ाने के लिए। प्लांट की लेंथ बढ़ती है। एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम की जब सेल्स बढ़ती हैं तो प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और एक बात तुमको पहले मालूम है कि प्लांटों में ग्रोथ आजीवन होती है। एनिमल में एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांटों में ग्रोथ रुकती नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेरिस्टीम। ये इस प्रकार से ये लेटरल साइड में पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टीम कहते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टीम की जब सेल्स डिवाइड होती है तो स्टेम या रूट डायमीटर में बढ़ती है। तो लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टीम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, मतलब रूट और स्टेम का डायमीटर बढ़ता है। लेकिन एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम की जब सेल्स डिवाइड होती है तो प्लांट लंबाई में बढ़ता है, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो। जब इनकी सेल्स डिवाइड होंगी तो लंबाई में बढ़ेगा। तो एपिकल मेरिस्टीम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज लेंथ इन प्लांट। और सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टीम किसके लिए जिम्मेदार होती है, ये प्लांट की थिकनेस के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक पॉइंट और इसी में आपको नोट करना है, सेकेंडरी मेरिस्टीम में ही दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टीम। ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टीम होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टीम होता है। नंबर दूसरी एक और हेडिंग नोट कर लेना, एक्सिलरी बड। क्या बताने जा रहे हैं, एक्सिलरी। ये एक्सिलरी
बड। एक्सिलरी बड क्या होती है? तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लेना, एक्सिलरी बड पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, जब पत्तियां बनती हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम, जब पत्तियां बनती हैं और स्टेम लंबाई में बढ़ता है, इलांगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स इन्वर्टेड कामा में नोट करिए, लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कुछ सेल पीछे छूट जाती हैं, फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल पीछे छूट जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड, और वही सेल मिल करके क्या बनाती हैं? एक्सिलरी बड बनाती हैं। सच बड आर प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लीव्स, such bud are present in the axis of leaves and are capable of forming a branch or flower। ये ब्रांच भी बना सकती हैं और फ्लावर भी बना सकती हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि सपोज करिए एक के प्लांट है, ये इसकी रूट है और यहाँ पर मान लेते हैं ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ये सब सॉइल के पार्टिकल हैं, ये स्टेम है। स्टेम में जो गांठें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, और दो गांठों के बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। यहाँ पर क्या होती है? सपोज करिए यहाँ पर एक लीफ है, इस प्रकार से ये पत्तियाँ पाई गई हैं, प्लांट कोई भी हो, ये लीफ पाई गई हैं, इस प्रकार से ये पत्तियाँ पाई गई हैं, और ये मैं अल्टरनेट लीफ बता रहा हूँ, अधिकांश प्लांटों में अल्टरनेट मिलती है इस प्रकार से। तो मैंने क्या बताया? एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स पीछे छूट जाती हैं, जो सेल पीछे छूट जाती हैं वही कॉन्स्टिट्यूट होकर के क्या बनाती हैं? ये एक्सिलरी बड बनाती है, जो पत्ती और सूट के एंगल में पाई गई है, स्टेम के एंगल में पाई गई है, इसको क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। ये क्या कहलाती है? एक्सिलरी बड कहलाती है। तो एक्सिलरी बड कहाँ पर पाई जाती है? सूट और लीफ के एंगल में पाई जाती है। और एक्सिलरी बड डेवलप हो करके ब्रांच भी बना सकती है, शाखा भी बना सकती है और फ्लावर भी बना सकती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सिलरी बड कहाँ पर पाई जाती है? तो स्टेम और लीफ के एंगल में पाई जाती है। दूसरी बात पूछ सकते हैं एक्सिलरी बड बनती कैसे है? तो जब स्टेम का इलांगेशन होता है या लीफ का फॉर्मेशन होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल पीछे छूट जाती हैं और वही सेल क्या बनाती हैं? एक्सिलरी बड बनाती हैं। और ये एक्सिलरी बड ब्रांच भी बना सकती है और फ्लावर भी बना सकती है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो आज हम इतना रखते हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मैं खुद इस बात को एहसास किया हूँ कि अगर दूसरे के बारे में सोचोगे तो भगवान तुम्हारे बारे में सोचेगा। अगर तुम दूसरे के बारे में कुआं खोदोगे तो भगवान तुम्हारे लिए कुआं खोद देगा। इसलिए खुद पढ़िए और लोगों को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसको फैलाओगे, जितना आप उसको लोगों में बांटोगे, उतना ज्ञान बढ़ता है। दुनिया की हर चीज़ अगर बांटोगे तो घटती है, लेकिन केवल एक चीज़ ऐसी है जिसे बांटोगे तो वो बढ़ेगी। तो ज्ञान को बांटना सीखो, उसको छिपा कर रखो मत। छिपा के रखोगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और आप जीरो पर पहुंच जाओगे। तो खुद पढ़िए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो भी सीख जाएगा, तो वो भी सीख जाएगा तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम आगे बढ़ोगे, मंजिल आसानी से पाओगे। इसलिए खुद पढ़िए, दोस्तों को बताइए और आपस में कंपटीशन करिए,
पढ़ाई का, ज्वेलसी का नहीं। ज्वेलसी आदमी को जला देती है और विदाउट ज्वेलसी इंटर कंपटीशन आदमी को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ओके।